पता होगा, आप भी लिखिए, फटाफट। जिसको पता है वो लिखना शुरू करिए, और बाकी बच्चे लिखिए जिसको नहीं पता। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, यानी डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे मैं बात पहले इसमें लिखिए डेफिनेशन, द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट, विच इज नॉट, ऐसा ही शॉर्टकट में लिखिए, पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, जहां जरूरत होगी मैं लिखाऊंगा। डिपेंडेंट टू अदर, द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट टू अदर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, विच इज नॉट डिपेंडेंट टू अदर। एग्जाम्पल्स लिखिए, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे टेम्परेचर, जैसे लेंथ। और यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आगे जाके एसआई क्वांटिटीज में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्वांटिटीज की हेल्प ली गई थी। ठीक है, तो इनको लिखिए। अभी आप लिखेंगे ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, डू नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड। जो लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसी आपको अच्छी लग रही है वैसे करो, कोई ग्रामर नहीं देख रहा। ठीक है, बस हमें ये समझ में आती है, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड टू अदर नॉन एज फंडामेंटल, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ। अभी आपको समझ में भी आएगा ये मैंने क्या लिखा है। डिराइव्ड को लिखते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट, which is dependent, to other physical quantity, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट टू अदर नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स लिखिए, इसमें एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप लोग। यस, लिखना शुरू करिए बच्चों। कौन सा एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे? लिखिए सबसे पहले डिपेंडेंट टू अदर। एग्जाम्पल लिखिए स्पीड, यस लिखिए स्पीड। और भी बताइए फोर्स, और बताइए वर्क, और बताइए डेंसिटी, एरिया, एरिया, हाँ यस यू आर राइट, एरिया। और बताइए वॉल्यूम, और बोलो बच्चों, और बोलो डेंसिटी। मोमेंटम का नाम सुना है आपने? एक्सेलरेशन, वेरी गुड, एक्सेलरेशन। दीज आर फोर्स, वर्क, यस वेरी गुड बच्चों। अब जरा थोड़ा सा समझिए, हमने एक लिखी है फंडामेंटल, एक लिखी है फंडामेंटल, और एक लिखी है डिराइव्ड। ठीक है ना? समझो बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होगी? जैसे मास, मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg, ठीक है ना? यानी ये मैंने मास को ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना? अब इस एग्जांपल से समझो दूसरे। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे स्पीड, मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी मेरे को इसके अंदर, किसके अंदर, स्पीड को समझने के लिए मेरे को किस किस को समझना पड़ेगा? स्पीड को समझने के लिए मेरे को मीटर को समझना पड़ेगा और सेकंड को समझना पड़ेगा। और मीटर किसकी यूनिट है? मीटर है डिस्टेंस की। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। यानी कहने का मतलब, वेरी गुड, यानी कहने का मतलब स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब स्पीड को समझने के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम, दो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ रही है। इसलिए मैं बोलूंगा कि स्पीड का फॉर्मूला तभी बना है जब हमें कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी पता हो।
और उसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से जितनी भी नई नई क्वांटिटीज बनती गई उन्हें बोला गया डिराइव्ड। ठीक है, आप इंग्लिश वर्ड से भी समझ रहे होंगे डिराइव्ड यानी क्या। डिराइव्ड यानी कि जो नया बना है, ठीक है, जो डिराइव की गई है। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और एग्जांपल देख लो चाहो तो, जैसे मैं बोलूं टाइम, तो टाइम किसी से रिलेटेड नहीं है, टाइम अपना आप में खुद है। मैंने बोला जैसे 2 बज रही है, 2 o'clock हो रहा है, घड़ी के अंदर 2 o'clock का टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 यानी 2 o'clock यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, फोर्स, ठीक है ना, क्या लगा है, फोर्स लगा है, तो मैं बोलूं अगर फोर्स लगा है तो फोर्स के लिए मेरे को किन किन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे नॉलेज होनी है, मैं बोलूं अगर फोर्स लगा है तो आप बोलोगे सर वो ऑब्जेक्ट बताओ, वो ऑब्जेक्ट तो बताओ जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो ये तो बताओ इसका मास कितना है। तो मैं बोलूंगा 20 kg मास है इसका। ठीक है साहब, अब क्या बोलोगे आप कि सर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के साथ इसके साथ क्या हुआ। मैंने बोला कि ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना, 10 मीटर की डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो गया, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इस साइड में एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। तो यानी फोर्स को समझने के लिए मुझे किसको समझने की जरूरत पड़ी, मास को और एक्सेलरेशन को। यानी मास की जरूरत है और एक्सेलरेशन की जरूरत है। फिर अभी आप समझो एक्सेलरेशन भी आगे डिराइव्ड है, मास तो है ही सरी। अब एक्सेलरेशन को समझने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी और टाइम की। फिर और आगे बढ़ो तो वेलोसिटी को समझने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम की। ठीक है ना, तो यहां से मेरे पास आया फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि मेरे को तीन फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ रहा है। तीन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, मास, डिस्टेंस और टाइम, तब जाकर के मेरा फोर्स डिफाइन हो रहा है। दैट मींस फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनो मेरी बात बच्चों, ये तो सब आपको भी पता था, मुझे ये चीज पता है अच्छी तरीके से। ये नोट कर लिया बच्चों, रफ कर लो, ये नोट कर लिया। यस सर। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ली, फिजिक्स रियल में होता क्या है। हुआ क्या, जैसे जैसे इंसानों की बुद्धि विकसित होती गई, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचर को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, अब नेचर को जब स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा, अलग अलग पैरामीटर्स अपने हिसाब से मेजरमेंट, अलग अलग पैरामीटर्स लेने लगे मेजरमेंट के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, उसको मान लो कोई रॉक है, ठीक है ना, चट्टान है, इस चट्टान के बारे में उसने बोला कि साहब इसका जो वजन है वो मेरे घर पे एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, ठीक है ना, इस स्टोन का 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, ऐसा मेजरमेंट किसी ने लिया। अब इसी सेम ऑब्जेक्ट का कोई दूसरा बंदा मेजरमेंट लेगा। उसने क्या बोला, मेरे घर में एक कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ये छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का 1000 टाइम्स है इसका मास। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, लेकिन इसका पैरामीटर कुछ और बोल रहा है, इसका पैरामीटर कुछ और बोल रहा है। लेकिन सोचने समझने की शक्ति इंसानों को आ गई, उन्होंने क्या किया, इसका मास कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है साहब, यहां तक ठीक था। अब जैसे जैसे फॉरवर्ड होती गई लाइफ फॉरवर्ड होती गई, तो इंसानों की बुद्धि और विकसित होती गई। तब उन्होंने क्या किया, जब साइंस को समझा, रियल में जब साइंस समझने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, ठीक है ना, डाटा कैलकुलेट करने लगे, तो इन्होंने क्या किया कि इस फिजिक्स सब्जेक्ट की नींव रखी।
कि भाई जो हम नेचर की स्टडी करेंगे अब से वो फिजिक्स सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इस फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की, जैसा अभी अपन लोगों ने किया, फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की तो उन्होंने क्या किया कि इनफाइनाइट, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी, लार्ज नंबर पर, है ना, एट लार्ज नंबर पर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाना शुरू कर दिया। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग टू ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सेपरेटली, उन्होंने क्या किया, डिवाइडेशन किया। उस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई दो तरह की क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। उन्होंने अपने हिसाब से ऐसे बनाई, साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, उन्होंने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने। अब क्या हुआ, ये पुरानी बातें हैं, ये जितनी बात कर रहे हैं पुरानी बातें। अब दुनिया और फॉरवर्ड होने लगी और बुद्धि का विकास होने लगा, सोचने समझने की शक्ति और बढ़ गई लोगों की। तब उन्होंने कहा कि यार इनसे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्यों काम नहीं चलने वाला, कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज बनना शुरू हुई तब बाद में दिक्कत आने लगी मेजरमेंट की। किसकी? मेजरमेंट्स की। कि ये फिजिकल क्वांटिटीज तो ठीक है, हमने डिफाइन कर दी, फंडामेंटल और डिराइव्ड, है ना। जैसे फंडामेंटल जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, डिराइव्ड यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बात की थी फोर्स की, फोर्स में आता है मास और एक्सलेशन, बट इनडायरेक्ट रूप से एक्सलेशन भी क्या है, एक्सलेशन भी आपका आगे वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है। फिर अगेन वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, डिराइव्ड सारी। ये बात भी समझ आ गई। फिर आके दिक्कत आई इनको मेजरमेंट की, कि भाई ठीक है, मैंने मास लिया, मैंने इंडिया के अंदर मास को जब मेजर किया तो इंडिया के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मास मैंने मेजर किया 10 kg, और उसी मास को जब कोई आउटर कंट्री ने, भाई तब तक इंसानों की सोचने समझने की शक्ति बिल्टअप हो चुकी थी, कंट्रीज बनना शुरू हो गई थी, तो किसी अदर कंट्री ने उसी मास को, सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी कंट्री में बेचने के लिए गया तो उन्होंने मेजरमेंट लिया 10,000 ग्राम, है ना। अब बात तो वही है, मास तो वही सेम है, 10 kg और 10,000 ग्राम। आज की तारीख में हमें पता है दोनों बराबर है, लेकिन उस टाइम पे बड़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि जो हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं ना बच्चा, यूनिट्स पढ़ते हैं, रियल में ये यूनिट्स तो बहुत बाद में आई है। इससे पहले भी उन्हीं सेम फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट्स डिफाइन की गई हुई थी। उसमें से कुछ चीजें हम जानते हैं और कुछ तो हम जानते ही नहीं है। जैसे मैं बात करूं वेट, मास जो मेजर करते हैं ना, मास हम क्या जानते हैं आज की तारीख में, मैं बताता हूं। हम जानते हैं मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम हम लोग जानते हैं। उसके बाद में इससे बड़ी यूनिट ग्राम जानते हैं, फिर उससे बड़ी यूनिट किलोग्राम जानते हैं, फिर टन जानते हैं, ऐसे आगे की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है मिलीग्राम से छोटी भी यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी सुनारों की दुकान पे गए होंगे पुराने टाइम पे, आप पता करना, आपके फादर और मदर जब पुराने लोग जो थे वो ऐसा वर्ड यूज करते थे, एक रत्ती, दो रत्ती, ठीक है ना, एक रत्ती, दो रत्ती, ठीक है ना। ये दो रत्ती, एक रत्ती, ये मेजरमेंट की यूनिट्स थी, मास मेजरमेंट की यूनिट्स थी। इनको आज के जमाने के लोग जानते भी नहीं, और मैं सही बताऊं हम लोग भी नहीं जानते, हमसे भी बहुत पुरानी बातें हैं। अब एक रत्ती, वन रत्ती मीन्स क्या? अब वन रत्ती मीन्स कितना ग्राम, कितना मिलीग्राम, वी डोंट नो अबाउट इट। तो क्या हुआ, इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब चीजों से, पुराने मेजरमेंट से छुटकारा पाने के लिए यूनिट को डिफाइन किया गया। किसको डिफाइन किया गया? यूनिट को डिफाइन किया गया। तो अब हम समझेंगे रियल में यूनिट होती क्या है, ठीक है ना, कैसे यूनिट का डिस्कवरी हुआ, कैसे यूनिट बनना शुरू हुई, पहले कौन से सिस्टम चला करते थे, आज की तारीख में हम कौन से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और जो सिस्टम आज की तारीख में हम फॉलो कर रहे हैं रियल में वो सिस्टम है क्या, उसको कौन लीड करता है, उस सिस्टम